राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरुवार रात पुणे पहुंचे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज काई के 125वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे न केवल भारत की राजनीतिक समस्या हैं, बल्कि परिवारवाद और परिवारवादी दल देश के लोकतंत्र और उसके युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवार द्वारा चलाए जा रहे दल अपने भले में लगे हुए हैं और ये दल कभी गरीब लोगों की समस्याओं की परवाह नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि कैसे भ्रष्टाचार एक परिवार को समर्पित राजनीतिक दलों का चेहरा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तमिलनाडु का दौरा करते हुए 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विकास परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने उच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के कार्यालयों में तमिल को हिंदी की तरह आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य को नीट से छूट दिलाने, जीएसटी का बकाया जारी करने और श्रीलंका के कच्चातीवू द्वीप को दोबारा दिलाने का आग्रह किया। We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over 31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन विभाग मेरे लिए काफी खास है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष महत्व देती है। सरकार ने गुरुवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल में अपनी समूची 53% हिस्सेदारी बेचने की पेशकश वापस ले ली है। उसमें कहा गया है कि ज्यादातर बोलीदाताओं ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में मौजूदा स्थिति के कारण निजीकरण में भाग लेने को लेकर असमर्थता जताई है। सरकार ने बीपीसीएल में पूरी 52.98% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। इसके लिए मार्च 2020 में बोलीदाताओं से रुचि पत्र भी आमंत्रित किए गए थे। बैंक और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 3 दिन से जारी गिरावट का सिलसिला गुरुवार को थम गया। बीएसई सेंसेक्स 503 अंक की बढ़त के साथ 54,252 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 144 अंक की मजबूती के साथ 16,170 अंक पर बंद हुआ। भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने यूनान में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक खेल चुके श्री शंकर के नाम 8.36 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। भारत की युवा पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम क्वार्टर में 6 गोल के साथ गुरुवार को इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई किया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बना ली है, जबकि पाकिस्तान जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया। भारत को नॉकआउट में जगह बनाने के लिए इंडोनेशिया को 15-0 या इससे बेहतर अंतर से हराना था और युवा खिलाड़ी दबाव में उम्मीद पर खरे उतरे। पूले में भारत और पाकिस्तान दोनों के 4 अंक रहे और दोनों जापान से पीछे रहे। पिछले चैंपियन भारत ने हालांकि बेहतर गोल अंतर के कारण सुपर 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान को दिन के एक अन्य मुकाबले में जापान के खिलाफ 2-3 से हार झेलनी पड़ी। अब रुख करते हैं राज्यों से आ रही खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ रुपए का ये बजट प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में सरकार के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रावधान किए गए हैं। विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई।
ममता बनर्जी कैबिनेट ने राज्य संचालित यूनिवर्सिटी को लेकर गुरुवार को बड़ा निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की जगह लेंगी। अधिनियम में संशोधन के लिए इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा। इस बीच वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमे की सुनवाई करने या नहीं करने के मसले पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 मई मुकर्रर कर दी है। सीबीआई ने रांची में 2011 में हुए 34वें राष्ट्रीय खेलों के लिए करोड़ों रुपए के खेल उपकरण खरीदने में कथित अनियमितताओं के संबंध में झारखंड के पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की के आवास समेत 16 स्थानों पर गुरुवार को छापे मारे। सीबीआई ने तिर्की के अलावा प्रख्यात वकील आर के आनंद के परिसरों में भी तलाशी ली, जो राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। इस अवसर पर राज्य में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के गठजोड़ से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 6 दिन रुकने के बाद श्रीलंका पहुंच चुका है और अब केरल की ओर बढ़ रहा है। अगले 48 घंटे में मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के हिस्सों में इसके पहुंचने के आसार हैं। केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में केरल में और लक्षद्वीप में व्यापक पैमाने पर बारिश होने का अनुमान जताया है। सामान्य तौर पर मानसून केरल में 1 जून को पहुंचता है। अब इसके 4 दिन पहले पहुंचने के आसार हैं, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। चारधाम यात्रा में विकट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। चारधाम यात्रा शुरू होने के 24 दिनों के भीतर 83 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई। कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित की जा रही है। यात्रा के लिए अब तक 20 लाख से अधिक तीर्थ यात्री पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 10 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। मौसम की चुनौतियों और विकट भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद तीर्थ यात्री स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की अनदेखी कर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं, जिन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी है। उन्हें टॉम ऑफ सेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। उनका उपन्यास टॉम ऑफ सेंट भारत के विभाजन से जुड़ी पारिवारिक गाथा है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद एक 80 साल की महिला का अनुकरण करती हैं। बता दें कि 50,000 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली पहली हिंदी भाषा की ये किताब है। पेरू बोलिविया की सीमा पर गुरुवार शाम एक बड़ा भूकंप आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.2 बताई गई। इसका केंद्र पेरू के पहाड़ी इलाके तिरपाता में पाया गया है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप 135 मील की गहराई में पाया गया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क राज्य की दीवानी जांच में अपने व्यावसायिक व्यवहार के बारे में शपथ के तहत सवालों का जवाब देना ही होगा। राज्य की एक अपीली अदालत ने यह फैसला दिया है। राज्य के निचली अदालत के अपीलीय खंड में 4 न्यायाधीशों की पीठ ने मैनहट्टन में न्यायाधीश आर्थर एंगरोन के 17 फरवरी के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें ट्रंप और उनके 2 सबसे बड़े बच्चों के लिए अटॉर्नी जनरल लेटेशिया जेम्स की जांच में गवाही देने के लिए सम्मन जारी किया गया था। पाकिस्तान के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $6 अरब का कर्ज देने से इनकार कर दिया, तो वहीं पाक सरकार ने अब पेट्रोल और डीजल के दाम 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के मुताबिक उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि चीन का सोलोमन द्वीप में सैन्य अड्डा बनाने का कोई इरादा नहीं है। दक्षिण प्रशांत द्वीप से जुड़े देशों की यात्रा पर गए वांग यी ने कहा कि चीन द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की शुरुआत कर रहा है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका ने सोलोमन द्वीप और चीन के बीच हुए समझौते पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर चीन वहां कोई सैन्य उपस्थिति रखता है तो अमेरिका इसका जवाब देगा, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया सामने आई है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स दुनिया में पैर पसार रहा है। मंकी पॉक्स दुनिया के करीब 20 देशों में मामले इसके सामने आ चुके हैं। हाल में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले कंफर्म हुए हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और डेनमार्क शामिल हैं। इनके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, इटली, यूएई, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और जर्मनी भी शामिल हैं। अब तक भारत में मंकी पॉक्स का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फोरम के दूसरे दिन सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल की बैठक में वीडियो लिंक से जुड़कर भाषण देंगे।